मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप लोग हमारे साथ जैसे नवीन, आर्यन, निधि, मूनलाइट, रोहित, ज्योति आज सभी साथी जो भी हमारे साथ और अन्य सभी साथी जो भी प्रैक्टिस सेट्स हमारे साथ मिलकर सॉल्व कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए जिससे अन्य साथी भी जुड़कर हमारे साथ प्रैक्टिस सेट कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को, जिसमें पहला और दूसरा प्रश्न आपका गद्यांश से लिया गया है। इस गद्यांश को आप लोग आराम से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ना है। लोगों की मान्यता है कि आतंकवाद के प्रमुख कारण राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता, लोलुपता एवं धार्मिक कट्टरता है। यहाँ से स्टार्ट करना है और पढ़ते जाना है। ठीक, ये पढ़ लीजिएगा पूरा, और नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोकर आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा पेज है। ठीक, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन के आंसर पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गद्यांश है इसमें लेखक ने किस अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर विचार किया है? नक्सलवाद पर, आतंकवाद पर, बेरोजगारी पर या फिर जनसंख्या पर? यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आतंकवाद के विषय में चर्चा किया गया है, इस समस्या पर विचार किया गया है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, आतंकवाद के सामाजिक कारण कौन से हैं? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ये बेरोजगारी और गरीबी जो है यही इसका कारण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तीसरे और चौथे प्रश्न का आंसर बताने से पहले इस गद्यांश को आप लोग को पढ़ना होगा अच्छे से। ये माफ़ कीजिए, गद्यांश कह रहे हैं, पद्यांश है यानी कविता है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद तीसरे और चौथे आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे है क्वेश्चन आपका तीसरा। रक्तिम श्रृंगार का क्या अर्थ है? रक्तिम है भाई, यहाँ पे रक्सिम नहीं, रक्तिम श्रृंगार का अर्थ क्या होता है? लाल श्रृंगार करना, अधिक श्रृंगार करना, वीर सपूतों का बलिदान या फिर इनमें से कोई नहीं। तीसरे का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा, कौन सा सही है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी बिल्कुल, वीर सपूतों का जो बलिदान है उसी को रक्तिम श्रृंगार का नाम दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगले प्रश्न में है, उपयुक्त गद्यांश में किसके आवेश का उल्लेख हुआ है? वीरों के, जनता के, देश के या इनमें से कोई नहीं। चौथे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, यहाँ पे देश के जो वीर हैं उनके आवेग की यहाँ पे उल्लेख किया गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छे, नेक्स्ट पे चलते हैं। और इसमें है, अतिथि का पर्यायवाची क्या है? अतिथि का मतलब जिसके आने की दिन तारीख नहीं समय होती है और आ जाते हैं उन्हीं को अतिथि कहा जाता है। ये एक शब्दों में भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे पाँचवें का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, उसको अंगुतक कहते हैं। क्या? अंगुतक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, ये इसका पर्यायवाची है। अगला प्रश्न चलते हैं। पाश्चात्य का विलोम शब्द बताइए। नवीन, पौर्वात्य या फिर पूर्वी या पूर्वीय? छठे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे पौर्वात्य बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सातवें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मगधी अपभ्रंश बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताइए, दलित साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? दलित साहित्य पत्रिका जो है इसके संपादक कौन हैं? राणा प्रताप हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, जयप्रकाश अर्दम हैं या फिर लिम्बाले हैं? तो यहाँ पे इसके लेखक जो हैं आठवीं के ये जयप्रकाश अर्दम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, चित्रक शब्द का तद्भव शब्द या तद्भव रूप कौन सा होगा? 9 का ये बिल्कुल चीता होता है। चित्रक का क्या होगा? चीता हो जाएगा। ये चित्रक जो लिखा है ये तत्सम शब्द में है, ये तद्भव है चीता। ठीक, चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है इसका उदाहरण कौन सा है? मैं पढ़ता हूँ। वे कल जाएंगे, तुम पुस्तक ले आओ, मैं अपने आप काम कर लूँगा। 10 का क्वेश्चन आंसर बताइए। तो यहाँ पर सी बिल्कुल, तुम पुस्तक ले आओ, माफ़ कीजिए ले आओ नहीं भाई, ले जाओ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, जैसे देखिए तुम जो है या आप, ये सभी क्या है? मध्यम पुरुष में आते हैं। मैं, हम, ये सब प्रथम पुरुष में आते हैं। और इसके अलावा जो वे या वे सब, ये सब किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। ये तो आप लोग पढ़े ही हैं। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, ताक पर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ताक
पर रखना। मुहावरे का अर्थ है सी, व्यर्थ समझकर दूर रहना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, किलकत कान्ह घुटु वरुणी आवत। किलकत कान्ह घुटुवरनी आवत में सर रस बताना है। श्रृंगार रस है इसमें, वीर रस है, अद्भुत रस है, या फिर वात्सल रस है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर हम आप लोग को एक बता दें बात, जहाँ पर छोटे बच्चों की लाड दुलार की बात होती है वहाँ पे हमेशा वात्सल रस होता है। और यहाँ पे श्री कृष्णा को जो है बात की, श्री कृष्ण, देखिए यहाँ पे कान्हा लिखा हुआ है तो आप लोग खुद ही समझ जाना चाहिए था। यहाँ पे वात्सल रस छोटे बच्चे की बात किया गया है, तो डी बिल्कुल सही वात्सल रस का उदाहरण हो जाएगा। बहुत अच्छी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वह बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे आपका शुद्ध रूप कौन सा होगा। जैसे वह जो लिखा है तो इसमें देखिए यहाँ पे वह के साथ कभी भी बहुवचन का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पे बड़े लग गया तो बहुवचन हो गया, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करने के लिए सही अर्थ जो हो जाएंगे, वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये बहुवचन का सेंटेंस है, ठीक, एक के लिए ये नहीं कहा गया है। और यह वह जो शब्द होता है ये एक वचन के लिए होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यह वह ऐसे जो शब्द हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम को भी व्यक्त करते हैं। क्लियर। साथ साथ ऑप्शन ए सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे 3-4 प्रश्नों को मैंने क्लियर किया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। राम के जाने पर मोहन आएगा, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। राम के जाने पर मोहन आएगा, ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, निष्कलंक का संधि विच्छेद कौन सा है। निष्कलंक अगर संधि विच्छेद किया जाएगा तो किस प्रकार से ये, यानी कि कौन सा संधि विच्छेद इसमें है, शामिल है। तो 15वें का भी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे विसर्ग निष्फलस कलंक हो जाएगा। क्या, निष्फलक कलंक हो जाएगा, तो निष्कलंक हो जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें मतदान शब्द का समास विग्रह करते हुए उसका भेद बताइए। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो ऑप्शन सी बिल्कुल तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द के साथ प्रत्यय लगते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको हम लोग तद्धित कहते हैं। तद्धित कहते हैं क्या, तद्धित। ऑप्शन भी बिल्कुल सही। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, इनमें से पश्च स्वर कौन सा है। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ओ और आओ सही है। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि आजकल हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आजकल हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। देखिए इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है, जैसे हरिश्चंद्रों जो लिखा है, इसमें संज्ञा की ओर, किस संज्ञा की ओर ये संकेत करता है, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल ये जातिवाचक के लिए करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला, मुझसे चला नहीं जाता, इसमें वाच्य बताना है, तो ये भाववाच्य है। देखिए चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, पिया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ये सब क्या है, भाववाच्य के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। ऐसे शब्द को बिल्कुल देखते ही मार देना चाहिए था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका 21-22 नंबर का प्रश्न इंग्लिश से लिया गया है। इंग्लिश का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और 10 प्रश्न इसमें है। यहाँ से पढ़िए आप लोग और यहाँ तक पढ़ना है। ये इंग्लिश का पैसेज है, उसके बाद आंसर को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन आंसर को। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है। इसमें सिलेंडर और डर्टी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर की बात करते हैं, तो ऑप्शन पहला ही इसमें सही होगा। इसमें ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग आंसर हमारे साथ मिलान करते रहिए। और 10 प्रश्नों में कितने आंसर आपके सही होते हैं, कितने क्वेश्चन आंसर, ये देख लीजिएगा अंत में। चलते हैं 23 और 24 नंबर की बात करते हैं, तो ये पोएम है। इस पोएम को आप लोग आराम से यहाँ तक पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर को बनाइएगा। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन 50 ईयर हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट 24 नंबर की बात करें तो 24 नंबर में सी ऑप्शन स्प्रिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 25 से 25 क्वेश्चन नंबर को डायरेक्ट आंसर आपको देना है और ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सेंटेंस ये है आपका, पढ़िए इसको अच्छे से। मोना सेड टू मी, कामा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा, यू नो मी, फिर कामा है, डोंट यू। तो इसका जो बनाएंगे नरेशन जब चेंज करेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो
पहला ही आपका सही हो जाएगा। क्या पहला? मोना आस्क्ड मी इफ़ आई नो हर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होने के साथ अगले पे चलते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको खाली जगहों पे फिल करना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले वाले में द भर दिया जाएगा, दूसरे वाले में कोई भी आर्टिकल नहीं भरा जाएगा, यहाँ पे खाली रहेगा, यानी कि कोई भी जगह यहाँ पे नहीं भर दिया जाएगा, ये सेम सेम रहेगा। उसके बाद फिर आपका जो है लास्ट वाले में भी दी भर दिया जाएगा। माफ़ कीजिए, वहाँ पे यहाँ पे नहीं खाली रहेगा भाई, यहाँ पे खाली रहेगा। यहाँ पर दी भर दिया जाएगा और यहाँ पर भी आपका डी ही भरा जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर, इसमें 27 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और भी ऑप्शन सही होने के साथ 28 की बात करें तो 28 नंबर में आपका सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी, फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पनीशिया। नेक्स्ट 30 नंबर की बात करें तो 30 नंबर के ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, कैन एंड कैन नॉट भर दिया जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है संस्कृत का पोर्शन स्टार्ट होता है और इसमें हम लोग इसके भी 10 प्रश्नों को फटाफट कवर करेंगे। चलिए बताइए 31 नंबर का, यहाँ पे बदनाम बुझे, इसमें संधि विच्छेद कौन सा होगा? बदनाम मुझे का 31 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला कह रहे हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी, बदन प्लस अम्बुजे हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं और 32 नंबर की बात करें तो 32 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आम्र विच्छेद होता है। ठीक, यहाँ पे सही हो जाएगा, जो भी अंडरलाइन यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए रेखांकित को सही अंश में भरना है, मतलब ये रेखांकित अंश जो है अच्छा अनियर, इसको सही रूप में कौन सा होगा? इसका सही रूप पहला ही हो जाएगा, अच्छेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर की बात करें तो 34 नंबर का डी बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन पहला है इसका सही हो जाएगा, आप ही हो जाएगा। 36 नंबर की बात करिए, बताइए 36 नंबर में डी बिल्कुल सही ऑप्शन, 36 नंबर में डी बाल्केन सही हो जाएगा। 37 पे चलते हैं, चलिए देखते हैं 37। तो 37 में भी डी बिल्कुल सही ऑप्शन मोहनीन हो जाएगा। क्लियर? चलिए 38 और 39 नंबर का प्रश्न, ये आपका संस्कृत का पद्यांश है, माफ़ कीजिए पद्यांश करें गद्यांश है, यहाँ पे पढ़िएगा। और 38 नंबर और 39 नंबर का क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर ही है, इसका आंसर बताइएगा कौन सा सही होगा। तो दोनों में ही पहला हो जाएगा, बिडाल का अभवत पहला ही होगा, इसमें भी कुक्का का अभवत, इसमें भी सिंगा हो जाएगा। क्लियर? चलिए दोनों सही होने के साथ 40 नंबर के चलते हैं। और 40 नंबर में ये श्लोक है, श्लोक को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा श्लोक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 40 का जो सही हो पहला ही सही हो जाएगा, गुण गेसु बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट पोर्शन आपका जो है ये विज्ञान का पोर्शन है और इसमें भी 10 प्रश्न होंगे, इसको भी फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, धनुष टंकार रोग का दूसरा नाम बताइए। देखिए ये टिटनेस जो हो जाता है जब इंसान को, तो इंसान का जो है शरीर ऐंठकर धनुष के आकार का हो जाता है। ठीक, जिसको हम लोग धनुष टंकार का नाम का रोग भी देते हैं। तो यहाँ पे टिटनेस बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? टिटनेस हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका जो है, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि पेशीय जो तंतु के सार्कोप्लाज्म हैं, इनमें कौन सी प्रोटीन उपस्थिति होती है? 42 का, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, डी। ये सभी सही हैं, चाहे उसमें मायोग्लोबुलिन हो या फिर मायोजन हो या फिर मायो एलोबुलिन हो। ठीक, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? 43, स्वास्थ्य का अर्थ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। उपरोक्त सभी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना, ये सभी सही हैं। स्वास्थ्य का यही अर्थ होता है। अगला है, रबड़ की भांति ठोसों में प्रत्यास्थ गुणों को क्या कहा जाता है? चलिए 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, यहाँ पे प्रत्यास्था कहता था, प्रत्यास्था चाहे जो भी हो, प्रत्यास्थ के गुणों को प्रत्यास्था ही कहा जाता है, न रखेगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कि किन अम्लों के मिश्रण को प्लैटिनम पीटी धातु को गलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं? 45 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए बताइए, ए ही सही होगा ना? जी बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए, सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ साथ सांद्र HNO3 को जब का अनुपात 3:1 के अनुपात में मिश्रण तैयार करेंगे तो यहाँ पे जो है ये प्रयुक्त हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न आपका है कि गैसों के मिश्रण में भिन्न भिन्न गैसों द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है। ये नियम है, तो ये इसका नियम है, तो ये आंशिक दाब का नियम है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन। जहाँ पर भिन्न भिन्न गैसों द्वारा दाब जो लगाया जाता है अलग अलग गैसों के मिश्रण पर, वो आंशिक दाब कहलाता है। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट है धातु निष्कर्षण में जो गालक है इसकी भांति किसके मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे CaCO3 + CaCl2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। CO3 की तो इसको जो है हिंदी में रासायनिक, इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, और वहीं पे CaCl2 का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम क्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न में आपका है कि यदि दो व्यक्ति ए और बी हैं और 50 किलोग्राम की दो वस्तुओं को अलग अलग 2 और 4 मिनटों में 50 मीटर की ऊंचाई पर लेकर चले जाते हैं, तो वस्तुओं पर किया गया जो कार्य है वो कितना होगा या किस प्रकार से होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आप लोग को जो WA है वो बराबर हो जाएगा क्या WB से। क्यों? क्योंकि जितना भार उसका है उतना भार उसका भी है। 50 किलो का भार वो भी उठाया है और 50 किलो का भार वो भी उठाया है। यहाँ पे कार्य तो दोनों का समान हो रहा है, लेकिन समय से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। जैसे आप 2 लोग हो, एक मोटा है एक पतला है, तो भार देखा जाए तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन अगर एक लोग 10 किलोमीटर चले गए और दूसरा भी 10 किलोमीटर चला गया तो दूरी तो दोनों समान ही चले हैं ना। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ पे है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा, ऑप्शन नंबर वहाँ पे पहला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरंग में यदि किसी कण का विस्थापन ऋणात्मक है तो आयाम धनात्मक या ऋणात्मक होगा, कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न। इसमें पूछा गया कि कण का प्रारंभिक वेग यदि 10 मीटर पर सेकंड हो तथा मंदन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो कण के द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी। चलिए इसको हल करना है, तो हल करिए, बताइए 91 सेकंड में जो तय की गई दूरी है वो कितनी है। पहले 91 सेकंड में ज्ञात करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा कितना आंसर इसका बनेगा। क्योंकि फार्मूला लिखवा देते थोड़ा सही रहता। चलिए देख लेते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल इसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आप लोग को SN निकालना है। ठीक है, तो इसमें U + 1/2A, उसके बाद फिर इसको एक ब्रैकेट में करिएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2n - 1 कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग इसका मान रख दीजिएगा। हम आप मान बता दे रहे हैं। जैसे U का मान जो है ये आपका ये 10 दिया गया है। क्या दिया गया है? U का मान 10 दिया गया है। और यहीं पे बात करते हैं, आपका A का जो मान है वो 2 है। क्या है? 2 है। ठीक, और N का मान क्या है? तो N का मान ये 5 सेकेंड दिया गया है। ठीक, N का निकाल रहे हैं, नहीं 5वें सेकंड का निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से मान रखिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर आपका जो आएगा वो 1 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 मीटर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही पहला ही सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला पोर्शन ये आपका मैथ का है, मैथ्स के प्रश्नों को स्किप करेंगे और अगले पोर्शन पर जब हम लोग बढ़ेंगे तो अगला पोर्शन आपका सामाजिक विज्ञान के साथ साथ ग्रामीण प्रवेश, माफ कीजिए ग्रामीण प्रवेश करें हैं वो पर्यावरण अध्ययन और क्या कहते हैं वो करंट अफेयर का भी प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए 71 नंबर का प्रश्न है। आप लोग को जो मैथ का प्रश्न स्किप किए हैं इसको हमारे सर के द्वारा जो है पढ़ाया जा रहा है। आप लोग वहाँ से जाकर के यूट्यूब चैनल का प्ले लिस्ट देख लीजिए, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को। अन्यथा अगर आप लोग खुद सॉल्व करना चाहते हैं 20 प्रश्नों को तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिए। वहाँ से सेम टू सेम बहू ये आपका PDF मिल जाएगा। इसको लोड करके आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग 71वें नंबर प्रश्न पे। और इसमें है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अच्छा प्रश्न है, चलिए बताइए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। 1 मिनट, अगर बात करता है यहाँ पे वायुमंडल की तो नाइट्रोजन सही होगा, अगर बात करता है ब्रह्मांड की तो ऑक्सीजन सही होगा। दोनों में आप लोग की
क्लियर कर लीजिए। वायुमंडल की बात करता है तो नाइट्रोजन, वहीं पे जो है अंतरिक्ष या कहीं भी बात करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट है सरदार सरोवर योजना जो है किस नदी पर बनाई गई है। 72 नंबर का प्रश्न बताइए। तो 72 नंबर का प्रश्न, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का बिहार में नेतृत्व किसने किया था। कोई बात नहीं, 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, भारत में जो बहावी आंदोलन का प्रचार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सर सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किन संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। बी बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ा गया था। ठीक, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया जाता है। ठीक, ये दिया गया है, वे बिल्कुल सही ऑप्शन। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि मिनी संविधान या लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये 1976 में हुआ। ठीक, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, भारत के आधार पर, माफ कीजिए भारत के भाई, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे क्षेत्र का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका कौन सा सही है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, देश के विभाजन के पश्चात यानी बाद में कराची बंदरगाह की कमी पूरा करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे कांडला का किया गया था, गुजरात में स्थित है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हवा के तेज बेग से बने रेतीले टीले को क्या कहते हैं। आप लोग देखे होंगे जब नदियों के किनारे जाते होंगे, जब हवा चलती हो तो ऐसे गहराई ऐसे बनती होगी, ये कुछ इस टाइप से ऐसे हो जाता है बालू, ठीक, या रेत जो होती है जिसको बालू कहा जाता है, वो तो उनको क्या कहा जाता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन, मरु डिब्बा कहा जाता है। क्या, मरु डिब्बा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। मरु क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो मरुस्थल होते हैं। डिब्बा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइप से बने होते हैं, इसलिए बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। बहुत अच्छे, यहाँ पे पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न है आपका कि उच्च शिक्षा में जो शिक्षण की कौन सी विधि सबसे अधिक प्रचलित है। 81 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, व्याख्यान विधि हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय तालीम संघ की स्थापना किस वर्ष की थी। 82 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, 1936, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, थानडाइक ने अधिगम से संबंधित कौन से मुख्य नियम दिए थे। तो थानडाइक के द्वारा जो है 3 नियम दिया गया था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ये सभी सही हो जाएंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट है, शिक्षण में सबसे अधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है। प्रश्नकर्ता को, सक्रियता को, प्रोजेक्टर विधि को या फिर शोध विधि को, बताइए फटाफट, चलिए आंसर देते रहिए आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी सक्रियता बिल्कुल सही हो जाएगा, सक्रियता को ही शिक्षण विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, संदर्भनात्मक प्रणाली की बात करें तो इसके आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य प्रकार कितने होते हैं, या मुख्य प्रकार कौन से हैं। 85 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, या सभी, चाहे वो एक तंत्रीय हो, लोकतंत्रीय हो या हस्तक्षेप सहित हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि जो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। श्रवण बाधित का मतलब है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनको पढ़ाने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भारतीय विद्यालयों में कब से लागू किया गया।
माफ कीजिए, ये 2001 से लागू किया गया है, 2001 से, ठीक। ऑप्शन नंबर भी सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। समानता के सिद्धांत का अनुपालन किस शिक्षा में होता है? 88 का ऑप्शन सी बिल्कुल समावेशी शिक्षा में होता है। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, पठन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? 89 का क्वेश्चन नंबर बताइए। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी प्रणाली के जनक मारिया मॉन्टेसरी किस देश की हैं? 90 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ए, ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। और ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित रखती हैं मारिया मॉन्टेसरी। क्लियर? चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका है, व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं के गतिशील संगठन को क्या कहते हैं जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है? तो यहाँ पे वो उसको व्यक्तित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तित्व। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। इसी के साथ अगला प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे। यहाँ पे वातावरण व्यक्ति की भिन्नता को कैसे प्रभावित करता है ये बताना है। सामाजिक द्वारा, पारिवारिक द्वारा या फिर बौद्धिक विकास के द्वारा, यह सभी। तो यहाँ पे इसको जो प्रभावित करते हैं वो डी सही हो जाएगा, चाहे वो सामाजिक द्वारा हो या पारिवारिक द्वारा है या बौद्धिक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, बालक की आयु में वृद्धि होने से उनमें विकसित होने वाले लक्षण कौन से हैं? 93 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, दोनों सही है, चाहे वो शारीरिक विकास की बात हो या संवेगात्मक विकास की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्यवहार में होने वाला अस्थायी, माफ कीजिए अस्थायी नहीं, अस्थायी परिवर्तन पूछा गया है। व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है, जो अभ्यास के कारण होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको सीखना कहते हैं, अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखना या अधिगम। अगला प्रश्न है, यहीं कहीं कहीं सीखना ना लिखने के बाद स्थान पर अधिगम लिखा होता है, तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अधिगम सही हो जाएगा। ठीक, चलिए। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए? 95 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, यहाँ पे अग्रमुखी होनी चाहिए, ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पेस तथा कार्ड को किस खेल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बौद्धिक खेल होते हैं। बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट है, सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का रूप कौन सा हो सकता है? दंड है, पुरस्कार है, परिणाम का ज्ञान है या फिर ये सभी हैं? चलिए बताइए। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, ये सभी जो है पुनर्बलन के रूप हैं और भी सक्रिय अनुबंधन के। इसी के साथ अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत शिक्षक को शिक्षण में किस प्रकार की सहायता करता है? तो इसमें जो सहायता करता है वो इस सभी प्रकार की, चाहे वो उचित योजना हो, नियोजन हो या व्यवस्था हो या प्रबंधीकरण हो, ये ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न, इसमें कांग्रेस के किस अधिवेशन में बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा योजना को स्वीकृति मिली है? तो इसमें ए बिल्कुल सही ऑप्शन, हरिपुर या हरिपुरा अधिवेशन को मिला है। यहाँ पे हरिपुर है, हरिपुरा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि दिव्यांग बालकों में जो पारिवारिक वातावरण को सुधार कर कैसा व्यवहार अपनाना चाहिए, ये बताइए। तो यहाँ पे सकारात्मक व्यवहार अपनाना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मुगाबे जो कि विवादों में थे, इनका संबंध किस देश से है? बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे जिम्बाब्वे से इनका संबंध है। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी सफाई हेतु किस देश के साथ समझौता कर लिया है? ये जो अपनी गंगा नमामि गंगे योजना चलाई जा रही है गंगा नदी की सफाई के लिए, इसको एक देश के साथ समझौता किया गया है, तो वो देश का नाम बताइए। तो यहाँ पे सी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र से, अच्छा एक मिनट, एक बात और लोग को बता दें, ये पुराना करंट अफेयर है, करंट अफेयर को हम लोग स्किप करेंगे। ठीक, यहाँ पे 103 नंबर का जो प्रश्न है इसको भी स्किप करेंगे क्योंकि ये पुराना है, कोई मतलब नहीं है। चलिए 104 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि ये आयरोप ट्यूना क्या है, ये बताना है, जो कोच्चि में स्थित आयरोप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है उसके द्वारा ये विकसित किया जा रहा है, तो ये है क्या, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। और इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे ये
अंतर्जलीय ड्रोन है। क्या है? अंतर्जलीय ड्रोन है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे अधिक एक दिवसीय मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड बना लिया है? तो यहाँ पर भी मिताली राज बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, रेणुका परियोजना किस राज्य या स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पे रेणुका परियोजना की बात किया गया है और ये राज्य स्थान है आपका पहला गिरी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। यहाँ पे 2018 में जो जापान में ओपन 2018 का ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, ये पूछा गया है। तो इनका नाम है ऑप्शन पहला ही केंतो मोमोता नाम है, केंतो मोमोता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपका है कि किस राज्य की विधानसभा ने गाय की राष्ट्रमाता का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे उत्तराखंड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पुलिस कंट्रोल रूम जिसका नंबर है यूपी 100 जिसको कहा जाता है, उसको किसके द्वारा ISO 9001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? चलिए देखते हैं। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर भी बेहतर सेवाओं एवं क्विक रिस्पांस के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संचालित सर्वदा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, ये सर्वदा योजना है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आप अवैध विद्युत कनेक्शन हुए हैं उनके लिए ये चलाया गया है सर्वदा योजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपका चर्चिल और जो है आरवेल, चर्चिल एंड आरवेल द फाइट फॉर फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना किसने की है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी। थॉमस ई रिक्स के द्वारा जो है किया गया है इनकी रचना। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, द गोल्डन हाउस किस उपन्यासकार की प्रसिद्ध रचना है? द गोल्डन हाउस, तो ये जो रचना है ये सलमान रुश्दी का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। ये सभी प्रश्न जो आते हैं इस टाइप के प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला है 45वीं जो BMW वर्निल मैराथन है, इसमें पुरुष वर्ग में जो स्वर्ण पदक जीते हैं उनका क्या नाम है? स्वर्ण पदक विजेता का नाम क्या है इस प्रतिस्पर्धा में? तो यहाँ पर भी बिल्कुल इलियुद किपचोगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इलियुद किपचोगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो किस तारीख में या किस दिवस को मनाया जाता है? चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन। बहुत अच्छे। यहाँ पे 27 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे पुल कहाँ बनाया गया है? वैसे बात करते हैं सबसे ऊंचे स्थान की, तो ये सबसे जब ऊंचा पुल बनाया गया है दुनिया का तो सबसे ऊंचे स्थान पर होना भी चाहिए इसको। तो यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी मर जाने के बाद जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे ये लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि राजशेखरन को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया? पुराना करंट अफेयर है इसलिए इसमें बदलाव हो सकता है। यहाँ पे 118 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो भी बिल्कुल सही है। मिजोरम का किया गया है और इस समय ये इनके नहीं है, वर्तमान में बदलाव किया गया है। आप लोग को कमेंट करके बताना है वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल कौन हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये फुटबॉल से संबंधित है। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इंडियन ओपन वर्ल्ड रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर डी बिल्कुल विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया गया। ऑप्शन डी सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गर्म स्थल
जो स्थान है स्थल वो कौन सा है, मतलब मरुस्थल पूछा गया है यहाँ पे। स्थल का मतलब मरुस्थल है, गर्म स्थल। रेगिस्तान कौन सा है, गर्म स्थल जिसको कहते हैं वो रेगिस्तान होता है, ये पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पहला सही हो जाएगा अल अजीजा, जो लीबिया में स्थित है, ये सबसे गर्म स्थल है पूरे विश्व का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत का पहला हथियार संग्रहालय कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है। चलिए 122 नंबर का प्रश्न बताइए कौन सा सही होगा। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है वहाँ पे, या फिर उड़ीसा के चांदपुर में, कर्नाटक के बंगलोर में, या फिर तमिलनाडु के चेन्नई में। अच्छा, प्रश्न भी बिल्कुल सही है, चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई है, चलिए बताइए। 123 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल लखनऊ सही हो जाएगा। कौन सा, लखनऊ सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, वाचस्पति पुरस्कार किस फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे पहला ही के बेड़ा के द्वारा ये दिया जाता है, दिया जाने वाला जो है पुरस्कार है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और एक बात आप लोग को एक बात और कमेंट करके बताना है, इस फाउंडेशन के द्वारा के बेड़ा फाउंडेशन के द्वारा एक पुरस्कार और दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए लिखिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की बात किया गया है, और ये जो दिया जाता है वो ए और बी दोनों के लिए, चाहे वो शांति के लिए हो या सद्भावना के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है, माफ कीजिए, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्ति चक्र किसे प्रदान किया जाता है। कीर्ति चक्र बी बिल्कुल साहस के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बी बिल्कुल सही, ए में ही बी सही है भाई। अगला प्रश्न है, अमरावती कला में किससे संबंधित चित्र उत्कीर्ण है। तो कला में, अमरावती कला में जो सबसे संबंधित चित्र उत्कीर्ण चित्र है वो कौन सा है। राजसज्जा के लिए, राजसत्ता के लिए, गरीब जनों के लिए, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ए दोनों, चाहे वो गरीब जनों के लिए हो या राजसत्ता के लिए है। यहाँ पे ये जो कला है ये सभी से संबंधित है, इन दोनों से सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस वेद में 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ABCD है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। यहाँ पे यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में 30वें अध्याय में आपको 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी किस रूप में है। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य है जब लोगों को पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था, यानी कि वो अपना काम पत्थरों के माध्यम से करते थे, हथियार वगैरह सब पत्थरों से करते थे, तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। पत्थर के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। ठीक, तो उस समय चित्रकारी किस रूप में होती थी। यहाँ पर सी बिल्कुल सही, देखिए शैल चित्रों के रूप में होती है। शैल का मतलब होता है पत्थर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, प्राचीन काल में संगीत के कितने रूप प्रचलित थे। 130 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही यहाँ पे, चाहे वो मार्गी रूप हो या देशीय रूप हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ए भी दोनों सही हो जाएगा। और 31 से लेकर के 32 नंबर का तक यहाँ पर आप लोग का ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप लोग देखिए, हम केवल ऑप्शन को बता दे रहे हैं। ठीक, ये ऊपर क्वेश्चन टाइप में लिखा है, डायग्राम जो वेन डायग्राम से है, ये डंडा रेख टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 131 नंबर का प्रश्न जो सही हो जाएगा वो पहला आपका सही हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट 132 की बात करते हैं, तो 132 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, सी, एक मिनट, सी बता रहे हैं, बी पे लगा रहे हैं, तो सी सही होगा भाई। नेक्स्ट है 33 नंबर, रीजनिंग का प्रश्न है, ये मैथ का कोई नहीं है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 34 की बात करें तो 34 में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 35 पे चलते हैं, 35 में कथन निष्कर्ष है, और यहाँ पे आपका ये कथन है, देखिए एक मिनट थोड़ा बड़ा कर दें जिससे स्पष्ट दिखे, कोई दिक्कत ना हो। चलिए, उम्मीद है दिख रहा होगा। ये कथन है और ये कारण है इसका। ऑप्शन नीचे चारों दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग हमारे साथ मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब ये जो स्टार्ट हुआ है कंप्यूटर का प्रश्न है, इसमें 10 नहीं 5 प्रश्न करना है हमको। शिक्षण कार्य में जो शोध विधि होता है उसके प्रतिपादन किसने किया है। वैसे ये कंप्यूटर का प्रश्न नहीं है,
अगर देखा जाए तो, लेकिन उससे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, आर्मेगेस्ट्रॉन। नेक्स्ट है, अंक कुंजियाँ कितनी होती हैं? तो अंक कुंजियाँ 10 होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अंक कुंजिया का मतलब गिनती होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्मार्टफोन में जो ऐप को यूज़र किस फीचर की सहायता से डाउनलोड करते हैं? तो यहाँ पे जो आप लोग मोबाइल चलाते होंगे और एप्लीकेशन लोड करते होंगे ऐप, तो उसको किस फीचर के माध्यम से डाउनलोड करते हैं, यही पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर से लोड करें या एप्पल प्ले स्टोर से, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 39 नंबर की बात करें तो कौन आपके फ़ोन का पासवर्ड अधिग्रहित कर सकता है? तो हमारे अगर मान लीजिए फ़ोन का कभी भी अगर मतलब उसको जानना है या उसको तोड़ना है, तो उसको कौन कर सकता है पासवर्ड? तो ये हैकर होते हैं। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, माउस क्या होता है? तो माउस कह सकते हैं इनपुट डिवाइस होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से हम अंदर को क्लिक करते हैं तो वो अपना खुलता है, ठीक। नेक्स्ट है, तनाव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? अच्छा, यहाँ से आपका जीवन कौशल और अभिव्यक्ति के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। 10 प्रश्न इसमें कवर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे तनाव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। तनाव उपान है, मानसिक उपान है या दोनों है, या चौथा ऑप्शन कोई नहीं है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, ठीक, चाहे वो मानसिक उपान हो या शारीरिक हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने हेतु किस योजना को आविष्कृत किया गया है? तो पहला ऑप्शन डाल्टन योजना बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है कि शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, सुकरात विधि के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, हर्बर्ट स्पेंसर ने ध्यानार्जन के लिए किस 5 सोपानों में से कौन से प्रस्तुत किए हैं या बताए हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर डी बिल्कुल ए और बी दोनों हैं, ठीक। यहाँ पे ए वाला भी और बी वाला दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि 3 इसमें है और 2 इसमें है, तो 5 सोपान यहाँ पे है ना, तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, जिसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतीकरण, सिद्धांत स्थापन, आवृत्ति और प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाहरी अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो बाहरी अभिप्रेरणा क्या होता है, जिसको बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है, वो कौन सा है इसमें? पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान, ये सभी बाह्य प्रेरणा या बाहरी अभिप्रेरणा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी सही हुए। नेक्स्ट है, दोहरे कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? 146 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी बिल्कुल सही। यहाँ पे फेडरिक हर्जबर्ग के द्वारा ये प्रवर्तक किया गया, दोहरी कारक सिद्धांत दिया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 147 नंबर का। इसमें पूछा गया कि एक शिक्षक होने के नाते आप कक्षा में छात्रों से किस तरह के प्रश्न पूछेंगे? चलिए, मान लीजिए आप लोग एक शिक्षक हो गए हैं, तो आप जब शिक्षक बनके आप क्लास में होते हैं, तो आप छात्रों से किस प्रकार से प्रश्न पूछने की जो है योजना बना सकते हैं या योजना चाहित करेंगे। जैसे हाजिर जवाबी, सोचकर, विचार कर, या बी और सी दोनों, यानी सोचकर और विचार कर दोनों। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा, यानी बी और सी दोनों, सोच विचार कर जो प्रश्न के उत्तर मिले उसी को सोचने मतलब जो है हम लोग प्रश्नों के पूछने का जो है कोशिश करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे भी डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक होने के नाते पाठ को पढ़ाने में आप किस चरण में प्रश्न पूछेंगे? तो ये पाठ के विकास में पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पाठ के बारे में बात किया गया है, तो पाठ से ही संबंधित होगा, ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जो आदर्श मूल हैं वह कहाँ से प्रतिबंधित होते हैं? मतलब प्रतिबिंबित होने का तात्पर्य कहाँ से लिए गए हैं? मूल, आदर्श या आदर्श मूल, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी प्रस्तावना है, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। इसमें बालकों के लिए दंड का वह कौन सा प्रकार है जो मुख्यतः अभिभावक पर पड़ता है? जो बालक को दंड दिए जाते हैं वह कौन सा प्रकार है जो मुख्यतः सीधा अभिभावक पर पड़ता है? शारीरिक, आर्थिक, ए और बी दोनों, या सामाजिक दंड?
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थिक दंड जो दिया जाता है विद्यार्थी को वो सीधा किस पे, अभिभावक पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो धन लाएगा नहीं, इकट्ठा करेगा नहीं, कमाने जाएगा नहीं, तो ये अभिभावक से ही कहेगा, मतलब अपने माता पिता से ही कहेगा, तो पड़ता किस पे है सर, अभिभावक पे। भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।